बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें एकात्मकता के गुणों का समावेश किया गया है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में अपन संघीय व्यवस्था को मानते हैं। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य ये होता है कि केंद्र अपनी शक्तियों का विभाजन राज्यों में कर देता है। इसलिए ये निर्धारित है कि केंद्र और राज्यों के मध्य कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। तो अपन मानते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। एक होती है आपकी विधायी संबंध, जो विधेयकों के निर्माण से संबंधित विभाजन किया गया है। दूसरी होती है प्रशासनिक संबंध, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कुछ राज्यों को प्रदान किया गया है और कुछ केंद्र को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो संबंध है वो है आपका संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, यानी कि आय के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं और राज्यों के पास में कौन से आय के स्रोत हैं और संघ के पास में कौन से आय के स्रोत माने जाते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अपन लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध। विधायी संबंधों से तात्पर्य ये होता है कि संविधान के अनुसार सूचियाँ निर्धारित की गई हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची वे हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। संविधान में इनकी संख्या 97 दे रखी है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि संघ सूची में 97 विषय राष्ट्रीय महत्व के दिए हुए हैं, जिसमें रक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध है, संधि है, रेल मार्ग है, मुद्रा है, नागरिकता है, हवाई मार्ग, डाक तार व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता। ये महत्वपूर्ण वे विषय हैं जो केंद्र के लिए ही अधिक महत्व रखते हैं। दूसरी तरफ है आपके राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषयों को अपन टोटल 66 मानते हैं, जो संविधान के अनुरूप दिए गए हैं। इन 66 विषयों के तहत अपन मानते हैं जैसे कि न्याय व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, जेल है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य है, कृषि है इत्यादि। जो ये कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं इन क्षेत्रों में, वो राज्यों को सौंपे गए हैं और इन पर हस्तक्षेप केंद्र नहीं करता, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। इसके बाद देखिए कि तीसरी ऐसी सूची दी गई है जिसे अपन समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती हो और राज्य सरकार भी यानी कानून बना सकती हो। विशेष तौर से ये माना जाता है कि हालांकि एकात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि समवर्ती सूची के विषयों पर अगर केंद्र सरकार कानून बना चुकी हो तो राज्य सरकारें उस पर कानून नहीं बनाती, और यदि राज्य सरकार उन पर कानून बना चुकी हो और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि कोई कार्य करना पड़ता है तो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि समवर्ती सूची पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाव केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद जैसे कि समवर्ती सूची में जो दिए गए हैं, जैसे फौजदारी मामले हैं, विधि प्रक्रिया है, निवारक निरोधक कानून है, वैवाह विच्छेद है, श्रमिक संघ है, सामाजिक सुरक्षा है, इस प्रकार के लिए। अब देखिए, विशेष तौर से बात यह है कि राज्य सूची के कुछ विषयों को, यानी कि कुछ विषयों को जैसे कि 4 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अपन ये मानते हैं जैसे कि शिक्षा है, वन व वन्य जीवों की सुरक्षा, नाप तोल के सामान, ये तो विशेष तौर से राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही समवर्ती सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है, जिसे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें पूर्ण रूप से मटमट है। देखिए, अपशिष्ट शक्तियाँ यानी कि इन तीनों शक्तियों के अलावा जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके अलावा भी कुछ अपशिष्ट शक्तियां हैं।
हालांकि जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे कि अपन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है, स्विट्जरलैंड के संविधान में है, अमेरिका के संविधान में है, वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में ये अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई हैं। लेकिन भारत के संविधान में यानी कनाडा के संविधान से लिया हुआ वह तत्व है जिसमें अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार को पास में सुरक्षित रखा गया है। यानी अपशिष्ट जो भी बची हुई शक्तियां हैं उन पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करती और केवल केंद्र सरकार के पास में शक्तियां। इसके अलावा देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में जब अपन एकात्मकता के गुणों का समावेश करते हैं तो इन विषयों पर या इन शक्तियों का जो विधायी क्षेत्र में दी गई हैं इनमें भी केंद्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है और विशेष तौर से केंद्र को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। जैसे कि अपन ये मानते हैं, यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय हो और ये आवश्यक समझा जाता हो कि इस पर केंद्र सरकार का कानून बनना चाहिए, तो संघीय संसद संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत उन पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। हालांकि ये प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा के आधार पर ही यानी कि प्रतिवेदन के आधार पर या आग्रह के आधार पर ही संसद को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत वह किसी भी राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार यानी प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा देखिए कि कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जो राज्यों के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं बनाए जाते हो या राज्यों की इच्छा ये होती है कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत अपन ये मानते हैं कि राज्यों की विधानमंडलों की इच्छा के आधार पर केंद्रीय संसद इन पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके अलावा देखिए, संकटकालीन परिस्थितियों में जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी समय भारत पर कोई संकटकालीन या आपातकालीन समय आता हो तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र विशेष या संपूर्ण राष्ट्र पर केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी प्रकार के विधेयकों का निर्माण कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत संकटकालीन शक्तियों में संघीय संसद को यह अधिकार यानी प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि विदेशी राज्यों के साथ में संधियां स्थापित करते समय यदि कोई राज्य सूची का विषय आ जाता है तो केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद उसमें किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है या विधेयकों का निर्माण कर सकती है। हालांकि राज्यों के जो विधेयक बनाए जाते हैं वो अप्रभावी हो जाते हैं और संघीय संसद द्वारा बनाए गए विधेयक ही सबसे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी राज्य सूची का कोई विषय अगर संधियां स्थापित करते समय अड़चन पैदा करती हो तो यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद को यह शक्तियाँ सौंपता है। इसके बाद देखिए कि राज्यों में कभी संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो अपन राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य पर यदि संवैधानिक व्यवस्था विफल होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और विधानसभा द्वारा जिस प्रकार की शक्तियों का उपयोग किया जाता हो उसका उपयोग संघीय संसद या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो विशेष माने जाते हैं और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, चाहे वे विधेयक विधानमंडलों के द्वारा ही बनाए गए हों, लेकिन फिर भी उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 304 ख के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि कोई भी विशेष विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति की मंजूरी अवश्य होती है। यह आपके विधायी संबंध माने जाते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि राज्य सरकारों की हमेशा यह मांग रहती है कि उनके पास में कम शक्तियां सौंपी गई हैं जबकि केंद्र के पास में ज़्यादा शक्तियां सौंपी गई हैं। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्रीय संसद हस्तक्षेप करती है, अतः उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और राज्य सूची के सभी 66 विषयों पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस आधार पर राज्य और यानी कि संघ या केंद्र के मध्य कभी कभी टकराहट की स्थिति भी पैदा होती है, लेकिन संविधान के अनुसार
राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो विधायी संबंध इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराया जाएगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध कैसे हैं और उन पर किस प्रकार से एक दूसरे में तनाव की स्थिति पैदा होती है। आज के वीडियो में इसलिए नेक्स्ट। धन्यवाद।